अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ईटा एमडीकैट 2019 को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम सीक्यू नंबर 1 में कहते हैं कि जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ मेड अप ऑफ। तो फ्लू वायरस का जीनोम जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर बना होता है और इसमें टोटल आरएनए के 8 पीसेज होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, जेलेंटामाइन हाइड्रोब्रोमाइड इज़ अ कंपाउंड डिराइव्ड फ्राम। तो इस कंपाउंड को जो है वो डैफोडिल फ्लावर से जो है वो डिराइव किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, मार्क्स द करेक्ट मैच। तो सबसे पहले हमारे पास हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम लोग ब्लड कैंसर नहीं कहते। हीमोफीलिया जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो मिसिंग होता है। मतलब इस तरह के पेशेंट्स में माइनर इंजरीज भी होना तो उनकी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती। अच्छा, इससे पहले भी मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता चुका हूँ रिगार्डिंग हीमोफीलिया। तो अभी थोड़े से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि हीमोफीलिया जो है वो दो तरह के होते हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। और ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हीमोफीलिया ए जो है वो ये ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू हीमोफीलिया बी। ए हमारे पास जो है वो ये 80% होता है और बी जो है हमारे पास ये 20% होता है। आपको वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना पता हो कि कौन सा ज़्यादा कॉमन होता है। तो हीमोफीलिया ए जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। अब आप लोगों के भी कोई जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए में हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो मिसिंग होता है और हीमोफीलिया बी में हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर 9 मिसिंग होता है। इसके अलावा एक और टाइप भी होती है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे उन लोगों ने सिर्फ हीमोफीलिया ए और बी का ही बताया हुआ है। बाकी इसके अलावा एक और टाइप भी होती है जिसको हम लोग हीमोफीलिया सी कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप जब मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे तो इन तीनों के बारे में इन डिटेल पढ़ लोगे। तो सी का भी सुन लो कि हीमोफीलिया सी में हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो है वो मिसिंग होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको हीमोफीलिया के रिलेटेड लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। अगर वो पेपर में आपसे जो है वो इसकी टाइप्स को स्पेसिफाई करके पूछता है कि इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो मिसिंग होगा, तो आप तो फिर बता दो कि चलो ए में 8 क्लॉटिंग फैक्टर 8 मिसिंग होता है, बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 मिसिंग होगा, हीमोफीलिया सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11 मिसिंग होता है। लेकिन अगर इन केस उसने आपको स्पेसिफाई ना किया कि बी का बताओ, सी का बताओ या ए का बताओ, तो आप लोगों ने फिर ए का बताना है, क्योंकि ए जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। तो फिर आप लोगों ने कहना है कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो हीमोफीलिया में मिसिंग होगा। अगर आपसे वो स्पेसिफाई करके पूछता है फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर उसने स्पेसिफाई ना किया कि ए बी या सी का बताओ, फिर आप लोगों ने ए का बता देना, क्योंकि ए जो है वो ज़्यादा कॉमन है। अब व्हाट इज़ ब्लड कैंसर। तो ल्यूकीमिया को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें हमारे पास एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग भी फिर नहीं कर रहे होते। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि ल्यूकीमिया को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। ऑप्शन बी में है हमारे पास ऐसे नोड्स। तो ऐसे नोड्स बिल्कुल हमारे पास ये पीस मेकर्स के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। हमारे हार्ट के जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ऐसे नोड्स की वजह से जो है वो जनरेट होते हैं, जिनको हम लोग पेस मेकर्स ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। ईसीजी हम लोग हार्ट के लिए करते हैं, ठीक है, ब्रेन के लिए नहीं करते। ऑप्शन डी में हमारे पास अल्फ़ा सेल्स। तो अल्फ़ा सेल्स जो है वो ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। इंसुलिन जो है वो ये बीटा सेल्स जो है वो इनको प्रोड्यूस करते हैं, और अल्फ़ा सेल्स जो है वो ये ग्लूकागोन जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको जो है वो जहन में होने चाहिए। समटाइम्स यहाँ से भी एमसीक्यू आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, सेल्स विच किल्स दैट डिस्प्ले द फोरेजन मोटिव्स ऑन देयर सरफेस। तो अगर हमारी बॉडी में फोरेजन पार्टिकल्स आ जाए तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो उनको किल करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, काइटन इज़ा। तो काइटन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है और ये जो है वो बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनटू क्लस्टर्स। तो जब हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में, तो वो फोटो सिस्टम्स बनाते हैं। फोटो सिस्टम्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 होता है और दूसरा फोटो सिस्टम 2 होता है। तो आपको इन दोनों फोटो सिस्टम्स की वेव लेंथ जो है वो याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि वो स्टूडेंट जिनके जहन में अभी इनकी वेवलेंथ नहीं आ रही तो वो भी जो है वो उसको देख ले, और जब वो स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, एम्फीबियंस आर द पोलियोथर्मिक देयर फॉर दे यूज टू हाइबरनेट इन। तो एम्फीबियंस जो है वो विंटर में हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट।
तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम जो है वो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और कॉपर जो है वो इट इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 9, सादिया वोर हर रेन बूट्स देयर फोर हर फीट स्टेड ड्राई ड्यूरिंग द स्ट्रॉम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, अनम आस्क्ड मी डिड यू सी द ड्रामा ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो इसकी हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो अगर हम लोग इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, अनम आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द ड्रामा ऑन टेलीविजन अर्लियर नाइट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी ये नरेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। Next MCQ number 11, a molecule which contains two lone pair and the two bond pairs of the electrons in the valence shell of the central atom। तो उस molecule की ज्योमेट्रिकल शेप आप लोगों ने बतानी है जिसके वैलेंस शेल में दो लॉन पेयर्स हों और दो बॉन्ड पेयर्स हों। तो ऐसा मालिक्यूल जिसके वैलेंस शेल में दो लॉन पेयर्स हों और दो बॉन्ड पेयर्स हों तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो एंगुलर ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग वाटर की ज्योमेट्री को देखो, ओजोन की ज्योमेट्री को देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S को देखो, या हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये चारों मालिक्यूल जो है वो इनके वैलेंस शेल में दो लॉन पेयर्स और दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, जिनकी वजह से इनकी ज्योमेट्री जो है वो एंगुलर होती है। ये मैंने आपको उनकी एग्जांपल्स भी बता दी। नेक्स्ट MCQ नंबर 12, क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3D स्पेसेस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3D स्पेसेस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next MCQ number 13, which one of the following gases has the highest rate of diffusion at the same temperature and pressure। तो अगर हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का हमारे पास मोलर मैसेस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो हम लोग गिवन ऑप्शंस का मोलर मैस फाइंड कर लेंगे, फिर उसको जो है वो कंपेयर कर लेंगे कि जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हाईएस्ट होगा। अब हमारे पास ऑप्शन ए में है HCl। HCl में हमारे पास 1 हाइड्रोजन का हो जाएगा और क्लोरीन का हमारे पास कितना होता है 35.5, ये हमारे पास बन जाएगा 36.5। अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी में है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 16, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 + 12 44। ऑप्शन सी में है हमारे पास C2H2, 2 कार्बन हैं मतलब 2 × 12 और 2 हाइड्रोजन है जिसको हम लोग 2 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 2 26। ऑप्शन डी में हमारे पास C2H6, तो हमारे पास 2 कार्बन है मतलब 2 × 12 + 6 हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग 6 लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 30। सबसे कम मोलर मैस हमारे पास ऑप्शन सी का है C2H2, तो इसका हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन का मोलर मैसेज के साथ इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट MCQ नंबर 14, एट हाई एटीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज लेस दैन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज बिकॉज ऑफ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हायर एटीट्यूड में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है जिसकी वजह से हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 से लेस हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 15, सब्सटेंस दैट हैज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो गिवन ऑप्शन हमारे पास डायमंड जो है वो इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ये ऑप्शन डी है। नेक्स्ट MCQ नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डिसल्फाइड और वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो कंप्लीटली इमिसिबल होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। खैर ये 2019 का पेपर है, लेकिन अभी के सिलेबस को अगर हम लोग देखें तो ये वाला चैप्टर जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो इस MCQ को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 17, न्यूटन सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ। तो न्यूटन सेकंड जो है वो लीनियर मोमेंटम और इसके अलावा इम्पल्स का भी यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड ही होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 18, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P = चार्ज Q × D डिस्टेंस। तो इसकी डायमेंशन जो है वो M0 L1 T1 A1 होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 19, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ दैन द किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को हाफ कर दें तो किनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। किनेटिक एनर्जी का हमारे पास रिलेशन होता है किनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। यहाँ से आप लोग देख सकते हो किनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो वेलोसिटी को अगर हम लोग हाफ कर दें मतलब 1/2 का स्केयर हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगी 1/2
4। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को हाफ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आप लोगों ने 4 टाइम्स और 1/4 में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 टाइम्स का मतलब है कि 4 टाइम्स कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है, और 1/4 का मतलब है कि 4 टाइम्स कोई चीज़ डिक्रीज़ हुई है। तो दिस इज़ अ 1/4। नेक्स्ट MCQ नंबर 20, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच इज़। तो हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 2π रेडियंस की इक्वल होती है। अब यहाँ पे उसने हमसे सेकंड हैंड का पूछा है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो 2π डिवाइडेड बाई 60, तो हमारे पास ये बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि 2 1s are 2 and 2 30s are 60। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट MCQ नंबर 21, Purkinje fibers are connected with the impulse conducting system of heart. Option A is correct. Next MCQ number 22, the alveoli represents total surface area of। तो alveoli जो है वो ये 70 to 90 मीटर्स जो है वो लंग्स का सरफेस एरिया जो है वो कवर करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 23, some marine fishes possess salt excreting organ known as। तो salt excreting organs को हम लोग rectal glands कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 24, टेटनस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ। तो टेटनस में नर्वस सिस्टम का जो है वो इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 25, डैश रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस को हम लोग जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 26, अ मैन हैज़ टू फेस द इंटरव्यू बट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 5 मिनट्स बिफोर द इंटरव्यू ही एक्सपीरियंसेस द स्वेटिंग, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड रिस्पायरेशन। कहते हैं कि विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेस्टलेसनेस। तो देखो हमारे पास ये स्वेटिंग, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाना या रिस्पायरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाना, ये सारे हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो है वो फंक्शंस हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है वो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 27, हाइपोथैलेमस कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इनफंडिबुलम के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 28, सेकंड माइटोटिक डिवीजन इन ओसाइट इज़ कंप्लीटेड। तो सेकंड माइटोटिक डिवीजन उस वक्त होती है जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। स्पर्म जो है वो ओसाइट को फर्टिलाइज करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 29, डोंट मेक सो नॉइस Farah dash to study for her ESL exam. Farah is trying. Option D is correct. Next MCQ number 30, Zara changed the flat tire. तो इसकी हम लोगों ने पैसिव वाइज बतानी है। तो पैसिव वाइज अगर हम लोग इसकी करेंगे तो द फ्लैट टायर वाज चेंज्ड बाय ज़ारा। बाकी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। नेक्स्ट 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, बाकी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, प्रेशर, ये सारे स्टेट फंक्शंस हैं। यहाँ से स्टेट फंक्शन से भी एक MCQ जो है वो लाजमी आता होता है। नेक्स्ट 32, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो थर्ड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 33, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन के टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा, ये नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आप लोगों में से किसी को वो शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप लोग कमेंट्स में जो है वो लाजमी बताएं, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता तो वो भी देख लें। बाय द वे मुझे अभी नहीं पता, तो आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट्स में जो है वो बता दें। नेक्स्ट 34, व्हेन अमोनियम साइनेट सॉल्ट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर द सॉल्यूशन विल बी। देखो हमारे पास ये जो साइनेट ग्रुप है ना, ये बेसिक होता है, जिसकी वजह से जब हम लोग इसको अमोनियम साइनेट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ओवरऑल सोल्यूशन भी जो है हमारे पास बेसिक होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 35, द एंजाइम विच इज़ फाउंड इन सलाइवा एक्सेलरेट्स द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। तो सलाइवा में हमारे पास पटाइलन होता है एंजाइम, जो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 36, कंसिडर द रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें जो है वो अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और अमोनिया की प्रोडक्शन उस वक्त मैक्सिमम होगी जब टेम्परेचर जो है वो लो होगा लेकिन प्रेशर जो है वो हाई होगा, क्योंकि अमोनिया की प्रोडक्शन जो है वो इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है लेकिन प्रेशर जो है वो हाई चाहिए होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 37, द विस्कस ड्रैग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मूविंग विद द स्लो स्पीड, ठीक है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो ड्रैग फोर्स का और स्पीड का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप लोगों ने वो रिलेशन पढ़ा होगा ना कि Ft इज़ इक्वल टू ईटा NRV। तो V हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 38, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट इज़ शोन बाय। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है वो लाइट की ट्रांसवर्स नेचर जो है वो शो करती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 39, an electron is moving along the axis of a solenoid carrying a current. Which one of the following is the correct statement about the magnetic force acting on the electron? देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो along the axis मूव कर रहा है, मतलब पैरेलल मूव कर रहा है। तो हमारे पास थीटा यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताना है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कहती है, F इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और साइन ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या वो ज़ीरो के इक्वल होता है। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है। नेक्स्ट 40, द इमोशनल ई एम एफ डिपेंड्स अपॉन। तो इमोशनल ई एम एफ जो है वो, सॉरी इमोशनल कह रहा हूँ, इमोशनल ई एम एफ, इमोशनल ई एम एफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है, कंडक्टर की स्पीड पे भी डिपेंड करती है, और कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 41, अ प्योर ब्रीडिंग टाल प्लांट वाज क्रॉस्ड टू द ड्वार्फ प्लांट। कहते हैं कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जीनोटाइप इन F2 जनरेशन। तो सिंपल इसके लिए आप लोग क्या करो, क्रॉस जो है वो ड्रा कर लो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ पे ड्रा करूँ, यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि उसने कहा ना कि ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा टी टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी टी इस तरह से, ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह से, और ये हमारे पास 2 स्मॉल टी। इसने हमसे इस चीज़ का पूछा हुआ है। तो इस टेबल में आप लोग देख सकते हो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है। टी टी हमारे पास कितना है, 25%, ये हमारे पास 50% है, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये भी 25 बन जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का बताना है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आउट ऑफ 100 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, तो ये 0.5 बन जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 42, द नंबर ऑफ द ह्यूमन स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स जो है वो उनका 31 पेयर्स होता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो वो टोटल 62 बनती हैं। अगर आपसे वो पेयर का पूछे तो फिर आप लोगों ने 31 को टिक करना है। अगर वो आपसे टोटल नंबर का पूछे तो फिर आप लोगों ने 62 को टिक करना है। और इसके अलावा हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं जिनका 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ भी देखनी है कि वो आपसे क्रेनियल नर्व्स का पूछ रहा है या स्पाइनल नर्व्स का पूछ रहा है। नेक्स्ट 43, डिप्थेरिया वैक्सीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये टॉक्साइड वैक्सीन की एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर। देखो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रास जो है वो 7 ही होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 3 नहीं होती, वो 2 होती हैं। ठीक है। फर्स्ट 7 रिब्स जो है वो ट्रू रिब्स होती हैं, उसके बाद 7th के बाद 8th 9th और 10th ये 3 रिब्स जो है वो हमारे पास फॉल्स रिब्स होती हैं, मतलब ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, और ट्रू वाली डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, इसलिए हम लोग उनको ट्रू रिब्स कहते हैं। और वो टोटल 7 होती हैं। फॉल्स रिब जो है वो 3 होती हैं, और जो रिब नंबर 11th और 12th है ना, मतलब 2 रिब्स टोटल, लास्ट 2 ये हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ऑडिटरी ऑसिकल्स की बात करें, ये मिडिल ईयर में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग इनकी बात करें तो हमारे पास एक ईयर में जो है वो 3 ऑसिकल्स होते हैं, और दोनों ईयर्स को मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास हमारी बॉडी में टोटल 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं। और अगर हम लोग क्रेनियम बोन्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 8 क्रेनियम बोन्स होती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग फर्दर वर्टिब्रास की बात करें तो हमारे पास सर्वाइकल के जो है वो 7 वर्टिब्रास होते हैं, थोरेसिक के जो है वो 12 होते हैं, थोरेसिक के बाद हमारे पास लंबर रीजन होता है, लंबर के 5 होते हैं, और सैक्रम के जो है वो 4 होते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 45, फाइंड द मिस मैच। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट 45, थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 एंड T4 जो है वो रिलीज़ करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्सिटोनिन जो है वो सिक्रीट नहीं करता, कैल्सिटोनिन जो है वो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है, और पैराथायराइड जो है वो इट सिक्रीट पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करते हैं। पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और गुनेड्स हमारे पास इसमें टेस्टिस और ओवरीज जो है वो होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इट इज़ मिसमैच्ड। नेक्स्ट 46, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो हैबिचुएशन है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 47, टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द एम्ब्रियो कैन नाउ टेक्निकली डिस्क्राइब्ड एज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे हम लोग एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
48 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पिसिवम साइटोवम। तो सबसे पहले आपको पता हो कि ये पिसिवम साइटोवम होता क्या है। बेसिकली इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो इस प्लांट को यूज़ किया था। तो इसके टोटल 7 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। और मेंडल ने जो है वो इसके 7 कैरेक्टर्स को ही स्टडी किया था। अब आप लोगों ने क्या करना है कि बुक ओपन करनी है, वहाँ पर ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में एक टेबल बना होगा, ठीक है। उस टेबल में लिखा होगा कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होता है, कौन सा डवार्फ होता है, तो आप लोगों ने देख लेना है। इंपॉर्टेंट टेबल है, हो सकता है कि उसमें से MCQ आ जाए, तो उस टेबल को आप लोगों ने नहीं छोड़ना, उसको देख लेना है। और आपको ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम भी याद होना चाहिए, ये भी समटाइम्स पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट 49 सॉरी शी कैन नॉट कम टू द फोन, शी डैश अ बाथ, शी इज़ हैविंग अ बाथ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 50 चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू एनाग्मा। एनाग्मा का मतलब होता है पजल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 51 व्हेन द जिंक इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद द कॉपर इलेक्ट्रोड इन द गलवानिक सेल। देखो गलवानिक सेल्स में हम लोग क्या करते हैं, जिंक और कॉपर को जो है वो एज एन इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो है वो याद होने चाहिए कि हमारे पास कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी और एनोड पे हमेशा जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप लोग इसको CR से याद कर लो। CR आपको याद हुआ तो ये आप ऑटोमेटिकली जो है वो गैस कर लोगे। तो गलवानिक सेल में हमारे पास जो रिडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे होती है, क्योंकि कॉपर जो है वो एज एन कैथोड पे तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और जिंक पे जो है वो यहाँ पर रिडक्शन नहीं होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि जिंक हमारे पास यहाँ पर एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। 52 ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिरॉन गैस दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये दोनों जो है वो ओजोन लेयर को जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 53 इन द कॉम्प्लेक्स पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज। अब उसने हमको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए आप लोग जस्ट सिंपल देखा करो कि सेंट्रल एटम के साथ कितने लीजेंड ग्रुप्स जो है वो अटैच हैं। अब इस केस में हमारे पास 6 लीजेंड ग्रुप्स अटैच हैं, सो हम कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 6 होगा। नेक्स्ट 54 द कंपाउंड विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। सो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, और सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आयोडीन का होगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर वो लोएस्ट का पूछता तो लोएस्ट हमारे पास किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास फ्लोरीन गिवन नहीं है, फिर हम लोग ऑप्शन ए को टिक करते हैं अगर वो हमसे लोएस्ट का पूछता। नेक्स्ट 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एडिशनल पॉलीमर। तो PVC और पॉलीथीन जो है वो ये एडिशनल पॉलीमर्स हैं, और नाइलॉन जो है वो इट इज़ अ कंडेंसेशनल पॉलीमर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 56 फोटोकेमिकल स्मोक इज़ प्राइमरली काज्ड बाय। तो अगर हम लोग प्राइमरली बात करें या कॉमनली बात करें तो हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक इज़ काज्ड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 57 कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेन की जो है वो डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब दोनों लेंथ्स हैं जिसकी वजह से इनके यूनिट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल इनका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर यूनिट नहीं होगा तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Next 58 in case of germanium the value of potential barrier develops across the depletion region। तो जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर जो है वो 0.3 वोल्ट होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर बताना है। नेक्स्ट 59 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Next 60 projectile is thrown in such a way that its maximum height equals to the range at the angle of projection। स्टेटमेंट हमें कहती है कि किस एंगल पे जो है वो हाइट जो है वो इक्वल हो जाएगी रेंज पे। तो ये तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन था। 76 डिग्री पे जो है वो हाइट रेंज के इक्वल हो जाती है। तो ऑप्शन में हमारे पास कोई करेक्ट ऑप्शन गिवन नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 61 द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। देखो अर्थ पे टोटल फ्रेश वाटर जो है ना वो 3% है। अगर वो आपसे पूछे कि परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, तो अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर आप लोगों ने 1% को टिक करना है, क्योंकि हमारे पास टोटल फ्रेश वाटर अर्थ पे 3% तो है, लेकिन इस 3% में से 2% जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में। अब उसको हम लोग पी तो नहीं सकते, सो
पीने के लिए अगर वो आपसे पूछे तो फिर आप लोगों ने 1% को टेक करना है, और ओवरऑल अगर वो फ्रेश वाटर का पूछे फिर आप लोगों ने 3% को टेक करना है। 62 रिकम्बिनेंट्स कंटेन्स डीएनए फ्रॉम। तो रिकम्बिनेंट डीएनए में जो है वो डीएनए हम लोग 2 डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 63 द इनर सर्फेस ऑफ द किडनी हैज़ अ डीप नोज कॉल्ड। तो किडनी के इनर सर्फेस पे जो है वो एक डीप नोज बनी होती है जिसको हम लोग हाइलेस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 64 डैश इज कंसिडर्ड एज द चीफ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन जो है वो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। 65 द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो रेप्लिकेशन करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 66 डैश इज स्टोर्ड इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, और अगर आपसे वो प्लांट्स का पूछे फिर आप लोगों ने ऑप्शन बी को टेक करना है। ठीक है। 67 अ बैक्टीरियम विच हैज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और द मोर फ्लेजेला इंसर्टेड एट द वन पोल ऑफ द सेल। तो जब वन पोल पे जो है वो फ्लेजेला इंसर्टेड हों किसी बैक्टीरियम के तो उसे हम लोग लोफोट्राइकेस कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैंने आप लोगों से पहले भी कितनी बार कहा है कि आप लोग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को देखो बेस्ड ऑन फ्लेजेला। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, यहाँ से एक MCQ आने का चांस होता है। नेक्स्ट 68 द गमीटोफाइट ऑफ लाइकोप्सिडा इज मेनली। तो लाइकोप्सिडा का जो गमीटोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बाय द वे अब ये चैप्टर जो है वो सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया, तो आप लोग है MCQ को स्किप कर लो। नेक्स्ट 69 व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन 3 years ago आई फाउंड दैट अ लॉट ऑफ द चेंजेस हैड टेकन प्लेस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 70 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ क्लेवर बट ही लैक्स एक्सपीरियंस। लैक्स जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल जो है वो मेजर सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अमेनिकल लिक्वर इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसनट्रेशन यूनिट्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 73 टर्शियल कोल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स बिकॉज। देखो जब भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कीटोन बनता है। और टर्शियरी अल्कोहल्स को हम लोग ऑक्सीडाइज ही नहीं कर सकते। क्यों ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ से आपके 3 MCQs कवर हो गए, और 2 MCQs और भी कवर करवा सकता हूँ कि जब हम लोग इन्हीं एल्डिहाइड्स की दोबारा से रिडक्शन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और जब इस कीटोन की दोबारा से रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। तो 5 MCQ पॉइंट्स आप लोगों के यहाँ से कवर हो गए। नेक्स्ट 74 विच वन इज़ मोर रिएक्टिव। अब ऑप्शन ए में उसने हमको फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, ये एसिटल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट जो है वो कम होता है, लेकिन जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर क्या होता है कि मतलब इनमें एबिलिटी होती है कि ये एक्सेप्ट कर सकें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 75 विच कंपाउंड शोज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखो तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो ये अल्कोहल है, ये हमारे पास ईथर है, और ये जो है वो ये अमाइन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स, ईथर एंड अमाइन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 66 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट डिकलराइज द स्किन। तो आर्सेनिक पोल्यूटेंट जो है वो स्किन को डिकलराइज करता है। आपको ये बाकी पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए अगर ये चैप्टर सिलेबस में इंक्लूडेड है तब। मेरे ख्याल से ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट 77 अ कार एक्स इज ट्रैवलिंग एट द हाफ स्पीड ऑफ कार वाई एंड द मास ऑफ कार एक्स इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू द मास ऑफ कार वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो मतलब ये हमसे काइनेटिक एनर्जी का पूछना चाह रहा है। तो अगर हम लोग कार एक्स और कार वाई को कंपेयर करने की कोशिश करें ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड उनकी स्पीड के हवाले से, तो अगर हम लोग पहले मास की बात करें तो मास जो है वो कार एक्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार वाई। तो मतलब अगर कार एक्स का मास जो है वो 2 हुआ तो वाई का 1 होगा, क्योंकि उसने बोला ना कि एक्स का जो है वो ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू वाई। अब अगर हम लोग स्पीड को कंपेयर करें तो
तो ये कहता है कि एक्स की स्पीड जो है वो हाफ है एज़ कम्पेयर टू वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इनकी, इसकी हमारे पास हाफ है और इसकी 1 हो जाएगी फिर। अब सेपरेटली हम लोग इनकी किनेटिक एनर्जी फाइंड करके देखते हैं ना कि क्या सीन बनता है। सबसे पहले हम लोग एक्स को कंसिडर कर लेते हैं। किनेटिक एनर्जी ऑफ कार एक्स इज इक्वल टू 1/2। मैथ हमारे पास कितना है जी इसका 2 है, इंटू 2 इंटू वेलोसिटी इसकी 1/2 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्केयर, क्योंकि किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर होता है। तो ये हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 1/2 का स्केयर अगर हम लोग निकालें तो ये कितना बन जाएगा 1/4। अब हम लोग कार एक्स का फाइंड कर लिया, अब वाई का करेंगे। किनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई इज इक्वल टू 1/2। इसका मैथ भी 1 है और इसकी वेलोसिटी भी 1 ही है, तो उसका हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1 का स्केयर। ओवरऑल ये कितनी हो जाएगी 1/2। अब देखो जितनी किनेटिक एनर्जी इस कार वाई की है उसकी हाफ किनेटिक एनर्जी जो है वो इस कार एक्स की बन रही है। मतलब कार वाई की हमारे पास 1/2 है और कार एक्स की कितनी है 1/4। So we can say that car X has the half kinetic energy as compared to car Y. Option A is correct. Next 78. If the wavelength of the transverse is 2 centimeter and the period is 2 second, then the wave speed in CGS is. तो जो वेव की स्पीड होती है उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वेव स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा बाय एल। अब लैम्डा हमारे पास यहाँ पर कितना है, वेव लेना है लैम्डा 2 सेंटीमीटर, 2 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 2 सेकेंड्स, हमारे पास ये कितना बन जाएगा 1। इस 2 के साथ नोमिनेटर वाला जो 2 है इसके साथ सेंटीमीटर था और इसके साथ दूसरे 2 के साथ हमारे पास सेकंड था, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, विच इज़ योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 79. A car battery has a EMF of 12 volts and the internal resistance of 5 into 10 की पावर -2 ohms. कहता है if it draws 60 amperes of the current then the terminal voltage of the battery will be. मतलब हम लोगों ने एक टर्मिनल वोल्टेज जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस रेजिस्टेंस को देखो तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं 0.05 ohms। हम लोगों ने इस -2 को ख़त्म किया और पॉइंट्स को जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब इस टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है VT इज इक्वल टू EMF माइनस इनटू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस R। अब EMF हमारे पास कितना है 12 माइनस इनटू करंट कितना है 60 एम्पेयर्स मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितनी है 0.05। आप लोग इसको सॉल्व कर लो तो ये 9 वोल्ट्स के जो है वो इक्वल आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 80. द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B इज़ गिवन बाय। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वो होता है हमारे पास F इज इक्वल टू EB डिवाइडेड बाय 2πm, विच इज योर ऑप्शन C। 81. ऑप्सियम एंड कोलाबियर बिलोंग्स टू सब क्लास। तो ये दोनों जो है मेटाथेरिया क्लास से जो है बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब आई थिंक ये वाला MCQ भी जो है वो आप लोगों के सिलेबस का ऐसा नहीं है, तो आप लोग इसको भी जो है वो इग्नोर कर लो। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स पास पेपर्स के नीचे जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं कि ये चैप्टर इंक्लूड नहीं है, ये नहीं है। भाई ये पास पेपर्स हैं, ये पिछले साल के पेपर है, क्या पता उस साल वो चैप्टर इंक्लूड हुआ हो, ठीक है। तो आप लोग उनको इग्नोर कर दिया करो, कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये इंक्लूड है नहीं है, मुझे पता है नहीं है। लेकिन अब हम लोग पास पेपर से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अब हम लोग MCQ को बिल्कुल स्किप तो नहीं कर सकते। क्या पता नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर वो लोग इंक्लूड कर लें और नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स जो है वो ये वीडियोस देखेंगे तो फिर वो तो कह सकते हैं कि ये MCQ आपने क्यों स्किप किया। तो खैर मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट 82. द फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। तो वो इम्यूनिटी जो हम लोग मदर से इनहेरिट करते हैं उसको हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 83. द लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो सबसे लीस्ट टॉक्सिक जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, जो कि बर्ड्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, यहाँ से 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने खुद बुक कंसल्ट करनी है। पहली चीज़ तो ये कि सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ये आपको पता हो। दूसरी चीज़ ये कि इनको एक्सक्रीट करने के लिए कितना कितना ml ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। फिर तीसरी चीज़ ये कि कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, तो उनकी एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी एक MCQ आने का चांस होता है, ठीक है। नेक्स्ट 84. केमिकली हार्मोन्स आर। तो हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं,
तो आप लोगों के पास जब आप ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में आपको एक टॉपिक मिलेगा। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि उस टॉपिक में टेबल है या नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कौन से हार्मोन्स जो है वो उनकी क्या क्या नेचर होती है, कौन से प्रोटीन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, कौन से स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। लेकिन एक प्रो ट्रिप मैं आपको दे सकता हूँ कि जितने भी हमारे पास सेक्शुअल हार्मोन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। और बाकी कौन से प्रोटीन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं तो वो आप लोगों ने खुद देख लेना है, वो यहाँ से भी एक MCQ आने का चांस होता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 85, DNA पॉलीमरेज 3 वर्क ऑलवेज। तो जो DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है वो वर्क करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 86, द बायोगैस प्लांट इज टैंक विच इज़। अच्छा, बायोगैस प्लांट टैंक जो है वो तकरीबन 10 to 15 फीट जो है वो डीप होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 87, विच वेवलेंथ आर मेनली एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, ये वायलेट, ब्लू और रेड कलर का जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और एज अ रिजल्ट ग्रीन कलर का जो है वो रिफ्लेक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो हमें ये ग्रीन दिखाई देते हैं, स्पेशली इनके लीव्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट 88, फॉर हेपेटाइटिस बी द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ बिटवीन। तो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 4 to 20 वीक्स होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो हेपेटाइटिस A, B और C वायरसेस हैं, इनमें से इन तीनों की आप लोगों ने तीन तीन चीज़ें लाजमी जहन में रखनी है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरी चीज़ इनका जीनोम कि कौन सा DNA वायरस है, कौन सा RNA वायरस है। तीसरी चीज़ आपको पता हो कि इनकी ट्रांसमिशन, जिस तरह से हेपेटाइटिस A जो है वो मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है और ये फीको ओरल रूट के थ्रू जो है वो ये फैलता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से हेपेटाइटिस B जो है वो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। और एक और चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस जो है वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ जो है वो काज करता है। हेपेटाइटिस B करता है, C करता है या दोनों करते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मैं आपको यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। सो लिहाजा आप लोग बुक ओपन करो, वहाँ से देखो, गूगल से नहीं देखना। गूगल आपको जो है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता है। आपका टेस्ट आपकी बुक से बनेगा, गूगल से नहीं बनेगा। तो आपने ये चीज़ गूगल से कंफर्म करनी है कि कौन सी हेपेटाइटिस की टाइप जो है वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ जो है वो काज करता है। नेक्स्ट 89, लुक अ हैमस्टर इज़ बीइंग चेस्ड बाय अ कैट। ऑप्शन किधर है, सी इज़ करेक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन बी नहीं, ये सी है। नेक्स्ट 90, चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू वोकीफेरस। अच्छा, वोकीफेरस का मतलब होता है नॉइसी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, साइलेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 91, विच कंटेन्स मोर एटम्स। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, तो हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, फिर उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि किसके नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो ज़्यादा होंगे, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके एटम्स भी ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन ए में हमारे पास 7 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 24। नेक्स्ट ऑप्शन बी, 8 ग्राम्स ऑफ सोडियम, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 23, क्योंकि सोडियम का मोलर मास 23 होता है। ऑप्शन सी, 9 ग्राम्स ऑफ एलुमिनियम, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 27। तो इनको आप लोग डिवाइड कर लो। ऑप्शन ए हमारे पास जो है 7 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 डिवाइड बाई 24 तो हमारे पास आ जाएगा 0.288। ऑप्शन बी 8 डिवाइडेड बाई 23, ये बन जाएगा 0.348। ऑप्शन सी 9 डिवाइडेड बाई 27, ये बन जाएगा 0.33। तो अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखो, इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स सबसे ज़्यादा है, तो इसके नंबर ऑफ़ एटम्स भी जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 92, विच कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो इन सब की आप लोगों ने जो है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, फिर उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वो किस कंपाउंड में जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। देखो, नाइट्रोजन का हमारे पास मोलर मास कितना होता है, 14 होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस हर एक ऑप्शन का जो है वो हम लोग मोलर मास फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद ये जो नाइट्रोजन का मास है विच इज़ 14 को डिवाइड करेंगे हर एक के मोलर मास के साथ और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे। ये मैं इन सब को रेस कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन हमारे पास 14 होता है, ऑक्सीजन जो है वो 16, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, 30। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी फाइंड कर लेंगे, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा +2 ×
16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 14 प्लस कितना हो जाएगा ये 32, ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 46। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास N2O, इसका फाइंड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 14 + 16, क्योंकि 1 ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 28 + 16, ये हमारे पास 44 बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी में हमारे पास N2O5, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं N2O5 को। अब इसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 14 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं जी 16, 5 × 16, तो ये तकरीबन 136 बनते हैं। अब हम लोग ये नाइट्रोजन के मैस को इसके इन सब के मोलर मैसेज के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 100, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 नहीं 14 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई 100। अब ऑप्शन सी को देखो, इसमें देखो हमारे पास 2 नाइट्रोजन हैं। ठीक है, तो इसको मैं 14 नहीं लिखूँगा, इसको मैं 28 लिखूँगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन हैं। 28 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई 100, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, तो उसको मैं भी 28 ही लिखूँगा, 28 डिवाइडेड बाय 136 मल्टीप्लाई 100। अब मैंने तो ऑलरेडी फाइंड किए हैं, तो इनको आप लोगों ने जो है वो मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है नाइट्रोजन का सिंपल ऑक्साइड, इसकी परसेंटेज बनती है 46.6। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी परसेंटेज बनती है हमारे पास 30.4। आप लोग कोशिश करो कि इनकी प्रैक्टिस, अभी तो खैर आपके पास टाइम नहीं है, आपको एटलीस्ट इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, ये मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की। N2O2 की बनती है 63.6% और N2O5 की बनती है 20.5। तो अगर आप लोग देखो तो हमारे पास ये जो ऑप्शन सी है N2O, इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 93 Fe+2 विल फॉर्म द मोस्ट आयनिक बॉन्ड विद। अच्छा देखो, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक चीज़ तो ये कि आप लोग देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी ज़्यादा है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी वहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा चार्जेस की बेस पे भी हम लोग आयोनिक बॉन्ड का बता सकते हैं, जहाँ पे जो है वो चार्ज ज़्यादा होगा तो वो मोस्ट आयोनिक होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास चार्ज -3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -3 है, इधर -1 है। अब आप लोग बता सकते हो कि -2 बड़ा है, -3 बड़ा है या -1 बड़ा है? -1 बड़ा है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 94 फॉर द एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और इसके अलावा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड करती है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 95 एज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन इंक्रीज देन द थर्मल स्टेबिलिटीज़ ऑफ द कार्बोनेट्स। देखो जब भी हमारे पास पोलराइजिंग पावर जो है वो कैटायन्स की इंक्रीज़ होती हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास उनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 96 विच वन इज़ मोर रिएक्टिव। अगर हम लोग ईस्टर्स और अमाइड्स की बात करें तो इनकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स की बात करें, ये पुअर लीविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये भी इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। सो एसिड हैलाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑप्शन B is correct. Next 97 if A dot B is equal to 1/2 then the angle between A and B is। अब देखो यहाँ पर उसने डॉट प्रोडक्ट की बात की है, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इट इज़ इक्वल टू A डॉट B इज़ इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो साइन ऑफ थीटा के जो है वो इक्वल होता है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो हमारे पास ये कॉस ऑफ थीटा आ गया। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू जो है वो हाफ कब होगी, उसने हमें 1/2 दिया हुआ है ना, तो हमारे पास कॉस ऑफ 60 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 98 अ ट्रेन इज़ 200 मीटर्स लॉन्ग एंड इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर। मतलब हमारे पास ब्रिज की लेंथ 1 किलोमीटर है, ट्रेन की लेंथ 200 मीटर्स है
और ट्रेन की वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर हार है। हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है वो 1 किलोमीटर का जो ब्रिज है उसको 36 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जो है वो क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 36 किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36। अब देखो यहाँ पर किलो है, 1 किलो में जो है वो कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे हार है, अब इस हार को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको मैं 60 मल्टीप्लाई 60 लिख सकता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अब इन 2 ज़ीरो को आप लोग ये ऊपर वाले 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दो, पीछे हमारे पास ये बच जाएगा 36 मल्टीप्लाई ये वाला 10 डिवाइडेड बाय 36। अब ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो अगर आपको स्पीड का रिलेशन याद हो तो स्पीड हमारे पास इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप लोग इस रिलेशन से टाइम के लिए जो है वो एक रिलेशन निकाल लो। तो हमारे पास टाइम क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ टाइम का रिलेशन लिखता हूँ, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हमारे पास स्पीड तो गिवन है लेकिन डिस्टेंस का हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ इधर, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। अब ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर्स प्लस ब्रिज की कितनी है 1 किलोमीटर। अगर मीटर्स में इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास ये बन जाएगा 1000, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 1200। तो जैसे सिंपल आप लोग इस रिलेशन में वैल्यूज पुट कर लो इस इक्वेशन 1 में। हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 1200 और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड्स। तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास कितना बच जाएगा 120 और यूनिट क्या आएगा क्योंकि हम लोगों ने टाइम फाइंड किया तो सेकंड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 99, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन। देखो प्लैनेट से अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी को देखें तो वो एस्केप वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करेगी। और प्लैनेट के मास के साथ साथ प्लैनेट के रेडियस और प्लैनेट की डेंसिटी पे भी जो है वो डिपेंड करेगी। सो ऑप्शन ए जो है वो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द planet. Next 100, in order to increase the stopping potential there should be increase in। तो अगर आप लोगों ने stopping potential को increase करना है तो उसके लिए लाजमी है कि आपने radiations की frequency को increase करना होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 101, द सल्फर बैक्टीरिया बिलोंग्स टू सब क्लास ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड। तो सल्फर बैक्टीरिया जो है वो गैमा प्रोटोबैक्टीरिया से बिलोंग करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 102, न्यूक्लियर माइटोसिस अकर्स इन। तो न्यूक्लियर माइटोसिस जो है वो फंजाई में होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 103, एक्सेस ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इन द लिवर टू ग्लाइकोजन इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। तो इंसुलिन जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 104, ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन द कैल्शियम आयंस आर। जब मसल्स की रिलैक्सेशन होती है तो कैल्शियम आयंस जो है वो दोबारा से सार्कोप्लाज्म से मूव करके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 105, इन मेल्स द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज़ आल्सो नोन एज। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम लोग ICSH कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, बेसिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसका मेल्स में डिफरेंट फंक्शन होता है और फीमेल्स में डिफरेंट फंक्शन होता है। मेल में ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाता है और फीमेल्स में ये ओवुलेशन में हेल्प कर रहा होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 106, द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल्स बाइंड टुगेदर बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम्स नेम्ड। तो ट्रांसफ़र RNA और अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स को बाइंड करने के लिए हम लोग एक स्पेशल एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है अमाइनोकाइल ट्रांसफ़र RNA सिंथेटेज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 107, लिपिड बाइलेयर मेक्स द मेम्ब्रेन डिफरेंटली परमिएबल बैरियर दैट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो आपके लिए एक और MCQ है कि लिपिड्स जो है वो मेम्ब्रेन को डिफरेंटली परमिएबल बनाते हैं और प्रोटीन्स जो है वो उसको सिलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं। अब ये जो लिपिड बाइलेयर होती है जो कि मेम्ब्रेन को डिफरेंटली परमिएबल बनाती है,
इसकी वजह से हमारे पास जितने भी नॉन पोलर मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 108, द फॉलोइंग्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स इन द बैक्टीरिया एक्सेप्ट। तो अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन के थ्रू जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और बाइनरी फिशन इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 109, आई एम सॉरी द हाउस इज़ नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट हैज़ बीन सोल्ड टू द टिम्बर टाइकॉन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 110, आई ऑलवेज लाइक टू लीन वन द साइड ऑफ मर्सी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम लोग अक्रॉस पीरियड बात करें तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये क्या करती है, ये इंक्रीज़ होती है। तो पीरियड्स में हमारे पास जो लेफ़्ट मोस्ट एलिमेंट है वो बोरान है, सो इसकी हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लोएस्ट होगी। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग इन्हीं ऑप्शंस के साथ बताओ कि फर्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की होगी। नेक्स्ट 112, द एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। अब एनहाइड्राइड होता क्या है, एनहाइड्राइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि या तो एसिड बनाते हैं या बेस बनाते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन तमाम ऑप्शंस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, और आपको पता चल जाएगा कि किस कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाने से हमारे पास HClO4 आता है। तो बाकी ऑप्शंस को आप लोग खुद वाटर के साथ रिएक्ट करवा कर देख लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन डी को रिएक्ट करवाऊँगा। हमारे पास बन जाएगा Cl2O7 प्लस H2O, तो ये हमारे पास बनेगा 2HClO4। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है वो इट इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। ये MCQ भी जो है वो एसिड बेसिस वाले चैप्टर से, और एसिड बेसिस वाला चैप्टर भी जो है वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। 113, अ गैस डिफ्यूजेस हाफ टाइम्स एज फास्ट एज द हाइड्रोजन्स, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो अगर आप लोगों को ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद हो तो उसमें अगर हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करें तो हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इस तरह से बन जाएगा कि एक हम लोग गैस को कंपेयर करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। सो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ गैस, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ इक्वल टू, रेट्स का मोलर मैसेज के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस, और ये हमारे पास इक्वल होगा इस हाफ के, इज इक्वल टू 1/2। अब देखो हमें हाइड्रोजन का मोलर मास तो पता है ना, तो इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पर अंडर द रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 1/2। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर लिया था इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो जस्ट सिंपल आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो उस गैस का मोलर मास आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू, ये 4 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा, 8 AMU। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स एंड मोर प्रोटॉन्स दैन न्यूट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोगों ने गौर से सुनना है। जब भी किसी आयन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स, तो वो आयन जो है वो एन आयन होता है, और एन आयन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और इसी के ऑपोजिट कर लें, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हों इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन ज़्यादा हों प्रोटॉन से, तो वो आयन जो है वो कैटायन होगा, और कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए। अब हम लोग ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे। ऑप्शंस को देखने से पहले आप लोग दोबारा स्टेटमेंट को देख लो। स्टेटमेंट कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा हों और प्रोटॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन से ज़्यादा हों। जब ये सिचुएशन होगी तो हमने कहा ना कि वो एन आयन होगा, और एन आयन नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप लोग फ़ौरन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो। अब पीछे हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी रह गए, तो इनको हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं। एक हमारे पास ड्यूट्रॉन है
डी नेगेटिव उसने लिखा हुआ है, दूसरा हमारे पास एच नेगेटिव है। इनके हम लोग प्रोटॉन्स को भी कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भी कंपेयर करेंगे और इनके न्यूट्रॉन्स को भी कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस न्यूट्रॉन की, तो इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन भी इसमें एक ही होता है। अगर मैं बात करूं इस एच पॉजिटिव की, सॉरी एच नेगेटिव की, तो ये हमारे पास बन जाता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो इसमें ज़ीरो होते हैं। अब आप लोग इस स्टेटमेंट को जो है वो कंपेयर कर लो और इन दो ऑप्शंस को भी कंपेयर कर लो, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, और फिर प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स इसमें ज़ीरो हैं। अब अगर हम लोग इस डी नेगेटिव इसकी बात करें, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा हैं प्रोटॉन से, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फिर इसमें इक्वल आ जाते हैं। ये सेकंड जो उन लोगों ने सिचुएशन दी है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 115, आइस एंड वाटर आर इन द इक्विलिब्रियम विद ईच अदर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन। अब देखो आइस और वाटर आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो है वो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड होगा जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, अब देखो आइस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो जाहिर सी बात है प्रेशर अप्लाई करने से जो है वो ज़्यादा वाटर बनेगा, डेंसिटी वहाँ पर डेंसिटी कह रहा हूँ, वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 116, स्टीम काजेस फेयर बर्न्स दैन द बॉइलिंग वाटर, इट इज़ ड्यू टू। ये जो स्टीम होती है ये ज़्यादा बर्न जो है वो काज करती है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्योंकि स्टीम का जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 117, कहता है कि 2 मीटर हाई टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर। कहता है कि होल इज़ मेड इन द मिडल ऑफ द टैंक देन द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज़। देखो टैंक की लेंथ हमारे पास जो है वो 2 मीटर्स है। कहता है कि अगर जो है वो उसे हम लोग वाटर से फिल कर दें और उसके मिडल से हम लोग क्या करें, सुराख कर दें, तो उसकी स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होगी। तो इस पर हम लोग टॉरसल थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। टॉरसल थ्योरम क्या कहता है, v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। अब हाइट हमारे पास टैंक की कितनी है, 2 मीटर्स है। अब आप लोग क्या कर लो, वैल्यूज पुट कर लो, तो हमारे पास ये बन जाएगा इट इज़ इक्वल अंडर द रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 9.8। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, अब हम लोग यहाँ पे h की जगह 2 लिखेंगे या क्या लिखेंगे। देखो हमने उस टैंक के मिडिल से जो है वो क्या किया, होल किया है, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ पे हम लोगों ने देखना है ना उसका ई फ्लक्स, तो 2 का हाफ 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर हाइट जो है वो 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अंडर द रूट ऑफ 19.6, तो इसका आप लोग अंडर रूट लोगे तो हमारे पास तकरीबन ये 4.42 बनता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 118, अ हेल एंड अ रेन ड्रॉप ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट, द रेन ड्रॉप विल रीच। अच्छा हेल क्या होता है, हेल जो है वो आइस के स्मॉल बॉल्स को हम लोग हेल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग हेल को और रेन ड्रॉप को कंपेयर करें, तो सबसे पहले हेल जो है वो नीचे आएगी एज़ कम्पेयर टू दिस रेन ड्रॉप, क्योंकि डेंसिटीज़ का डिफरेंस है सॉरी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पहले नीचे आएगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो बाद में नीचे आएगी। सो रेन ड्रॉप विल रीच आफ्टर हेल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 119, टू स्प्रिंग्स ऑफ ए एंड बी आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एट द फोर एंड्स। इफ़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज़ ई देन बी इज़ वट। ए में अगर ई है तो बी में कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हम लोग लिख सकते हैं के ए इज इक्वल टू 2kb। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग के लिए एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर। ठीक है, या अगर मैं इस इक्वेशन को लिख लूँ E इज इक्वल टू 1/2 ka इंटू एक्स का स्क्वायर। अब के ए की वैल्यू आप लोग ये पुट कर सकते हो ना, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लो, E इज इक्वल टू 1/2 के ए की जगह हम लोग लिख लेंगे 2kb और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं अब कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 kx का स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, इस 2 को हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया।
तो अब देखो ये सारी इक्वेशन यहाँ पे ई के इक्वल थी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इज़ इक्वल टू 2E। ये हम लोगों ने जो है वो किसके लिए फाइंड किया था, बी के लिए फाइंड किया। तो अगर ए की एनर्जी ई है तो बी की कितनी हो जाएगी, 2E। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 120, द जनरल फॉर्म ऑफ द पार्ट डिफरेंस इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज एम पाई, इट्स करस्पॉन्डिंग फेज शिफ्ट इन रेडियंस, रेडियंस में पूछ रहा है। यार मेरे ख्याल में तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, लेकिन कीज़ के मुताबिक उन लोगों ने ऑप्शन बी को टिक किया हुआ है, तो आप लोगों ने इस एमसीक्यू को खुद कन्फर्म कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 121, लिचेंस इज़ द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद। तो लिचेंस जो है ये बेसिकली एलजी के साथ जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो है वो शो करती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको बताओ कि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बेसिकली होता क्या है। इसमें इस तरह होता है कि दो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस इंटरेक्शन को हम लोग सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है। कमेंसलिज्म में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता। और पैरासाइटिज्म में ऐसे होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, जिस तरह डिजीज़ हो गई। तो आपको ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, और जो मैंने इसकी 3 टाइप्स बताएंगे तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 122, द पॉसिबल रीज़न फॉर द साइनोसिस वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। अच्छा, साइनोसिस जो है वो एक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है। इसमें बॉडी का कलर जो है ब्लूइश हो जाता है। अब ये बॉडी का कलर ब्लूइश क्यों होता है, क्योंकि इस बच्चे की बॉडी में जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी का कलर जो है वो ब्लूइश हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नॉर्मली हमारी बॉडीज़ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन इस बच्चे की बॉडी में जो है वो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो लो नहीं होता, हाई हो जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का लेवल भी जो है वो ना लो होता है ना हाई होता है, लेकिन उसमें क्या करता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट 123, द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉज द गाइटर फॉर्मेशन। अच्छा, गाइटर जो है वो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 124, फॉस्फोटेसेस बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉस्फोटेसेस जो है वो लाइगेसिस एंजाइम की क्लास से जो है वो बिलोंग करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ये नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक आप लोगों ने एक बार लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट 125, द राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन द सेल। अच्छा, जो राइबोसोम्स हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होती हैं वो साइटोसोल में फ्लोट कर रही होती हैं, और दूसरा हमारे पास कुछ वो राइबोसोम्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो बाउंड हुई होती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 126, डैश एंजाइम नीड अ प्राइमर फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फंक्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जो है वो एक प्राइमर चाहिए होता है अपने एक्शन की इनिशिएशन के लिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 127, द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म द न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट। तो न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन के लिए जो है वो H2A, H3B और H3 जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। H1 जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 128, द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। देखो मोनोसेक्राइड यूनिट्स में हमारे पास जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 129, दे ऑलरेडी डैश some of the old cones, they already required some of the old cones and make them more comfortable. Option C is correct. 130, I was born in Peshawar but have spent most of my childhood in Mardan. Option B is correct. Next 131, which oxide of the potassium contains more oxygen than its normal oxides। तो पोटाशियम के सुपर ऑक्साइड्स के पास चाहे वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन चाहे वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल ऑक्साइड। ऑप्शन B is correct. Next 132, a gas decolorizes alkaline KMnO4 solution but does not give any precipitation with the ammonical AgNO3। तो इथाइलिन जो है ये KMnO4 को क्या करता है, डिकोलराइज कर लेता है, और ये जिस वक्त AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो किसी भी किस्म की प्रेसिपिटेशन नहीं देता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 133, वाई इथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन द लिक्विड अमोनिया देन इन वाटर। देखो, अगर हम लोग इथेनोइक एसिड को लिक्विड अमोनिया के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास इथेनोइक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। लेकिन अगर हम लोग अमोनिया और वाटर को कंपेयर करें तो अमोनिया जो है वो ये स्ट्रॉन्गर बेस के तौर पे एक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next 134, which ions are used as a catalyst in the reaction between परसल्फेट ions and iodide ions। तो जब हम लोग परसल्फेट ions और iodide ions को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें हम लोग आयरन को एज एन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं।
ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 135, विच वन इज़ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास ये जो सल्फर होता है इसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो गिवन ऑप्शन हमारे पास जो सोडियम है ना, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम लोग इसी सोडियम की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो क्या होती है, लो होती है। लेकिन अगर हम लोग जो है वो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो हाई होती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 137, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻6 वोल्ट्स, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़। मतलब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गेन जो होगी वो इक्वल होगी। मैं कहाँ पे, यहाँ पे इसका रिलेशन लिखता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी विच इज़ गेन्ड इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं पी डी से लिख लेता हूँ। अब चार्ज हमारे पास यहाँ पे देखो उसने अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किया है, और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10⁻6 वोल्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 वोल्ट, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन किधर है, बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 10⁻6 वोल्ट है, और हमारे पास इसको हम लोग MEV लिख सकते हैं, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट 138, इफ़ देयर आर n कैपेसिटर्स, ईच ऑफ द कैपेसिटी C कनेक्टेड इन द पैरेलल टू V वोल्ट सोर्स, दैन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इस केस में हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में वो होगी E इज़ इक्वल टू 1/2, एंड हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को जो है वो डिनोट कर रहा है n CV का स्क्वायर, विच इज़ योर ऑप्शन B. Next 139, the electric field strength between a pair of the plates is E if the separation of the plates is doubled and potential difference between the plates is increased by the factor of 4। हम लोगों ने क्या करना है कि न्यू स्ट्रेंथ बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें क्या कहती है, E इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ E इज़ इक्वल टू V/D। अब यहाँ पे देखो उसने पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ किया था, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस को उसने क्या किया था, डबल किया था, 4 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 142, सैटेलाइट्स ऑफ द मैसेज 3M एंड M ऑर्बिट द अर्थ इज़ इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस R एंड 3R रिस्पेक्टिवली। तो हम लोगों ने इनकी स्पीड की रेशियोज़ बतानी है। तो सैटेलाइट्स की स्पीड जो है वो इट इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय R। ये जो M ही है ना, ये मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास स्पीड का रिलेशन आ गया। अब इसी स्पीड के रिलेशन को हम लोग दोनों सैटेलाइट्स के लिए सेपरेटली लिख लेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, रेशो ले लेंगे। लेकिन रेशो लेने से पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो सैटेलाइट्स की स्पीड है ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। ये ME लिखा हुआ है, तो हम लोग इन दोनों को कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स के मैसेज हैं, जबकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास V1 क्या बन जाएगा, V1 इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय R, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सैटेलाइट का लिख रहे हैं, और V2 क्या बन जाएगा, इट इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय 3R, ठीक है। अब V1 तो हमारे पास एज इट इज़ ठीक है, लेकिन V2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट ऑफ 1/3 इंटू अंडर द रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय R एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन को देखो, सबर, इस सारी एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो, ये दोनों इक्वल है ना, और ये सारी एक्सप्रेशन V1 की इक्वल है, तो मतलब मैं इसको लिख सकता V2 इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1/3 V1, ठीक हो गया। अब आप लोग इनकी रेशियोज़ ले लो। रेशियोज़ हम क्या करेंगे, V1 डिवाइडेड बाय V2। अब V1 में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो V1 को मैं V1 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। V1 डिवाइडेड बाय, आप लोग ये पूरी एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, वैसे भी आगे जाकर इन्होंने आपस में कैंसिल हो जाना है। V1 डिवाइडेड बाय V2 हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट किधर है यार, अंडर रूट 1/3 V1,
अब ये V1 ये V1 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1/3। ठीक है, अब 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 1 जहाँ पर कब मैं ये इधर लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय ये वाला, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख लूँगा 1/√3, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूँगा, ये जो अंडर रूट 3 है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, और रेशोज़ की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा अंडर रूट 3 रेशो 1, विच इज़ योर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 141 द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम यूरिएज, तो यूरिएज जो है वो पीएच ऑफ 7 पे बेस्ट वर्क करता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 142 विच स्टेटमेंट अबाउट द क्लोरोफिल इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, क्लोरोफिल के पास टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, इसके पास फाइटोटेल होती है, पोरीफायरिन रिंग भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन ये टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफिल। नेक्स्ट 143 इन ह्यूमंस द डिजीज सिम्टम्स डेवलप ड्यूरिंग, तो ह्यूमंस में हमारे पास जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो लॉग फेज में जो है वो अपीयर होते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 144 इंडिपेंडेंट गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फाउंड इन, तो एक्टोकॉर्पस के गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 145 टेमेस्पिटेरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो टेमेस्पिटेरस जो है वो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ साइलोपसिडा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 146 द लार्वा फॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनालिड्स, तो एनालिड्स के लाइफ साइकिल में ट्रोकोफोर लार्वा फॉर्मेशन होती है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ये तीनों एमसीक्यूज़ जो है वो फंजाई वाले चैप्टर से, और फंजाई वाला चैप्टर जो है वो एक्सक्लूडेड है इस मरतबा। नेक्स्ट 147 एबनर ग्लैंड्स ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग एक्सक्रीट एंड एंजाइम्स। अच्छा, ये जो एबनर्स ग्लैंड होते हैं ये हमारे माउथ में होते हैं, और ये टंग की बैक साइड पे होते हैं, मतलब डॉर्सल साइड पे होते हैं, और ये लिंगुअल लाइपेज जो है वो सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट 148 एंटीबॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो एंटीबॉडीज़ के पास टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 149 डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज़, इफ़ यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज़, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 150 द ट्रेन वॉज हाल्टेड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 151 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, O+2 के पास हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, O-2 के पास भी एक होता है, और इसके पास 0 होते हैं, सो मैक्सिमम किस में हो गए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 152 अ मिक्सचर ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द ऑक्सीजन एंड द 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द हाइड्रोजन इज स्पार्क्ड कंटिन्यूसली, कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डिक्रीज इन द वॉल्यूम। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो इनका हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे कि 2H2 और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 की फॉर्म में है। अगर हम लोग इन्हीं रेशियोज़ को लेट करके सेंटीमीटर क्यूब्स की फॉर्म में लिख लें, तो हम इसको लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन और 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब गिवन क्या क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन का उसने हमें 10 ही दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। चलो एटलीस्ट यहाँ से हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि हमारे पास ये जो 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि एटलीस्ट इसको 25 सेंटीमीटर क्यूब तक होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ना कि इस रिएक्शन ने जो है वो कितनी चीज़ें कंज्यूम की होंगी। तो अगर इसका 10 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब गिवन है ऑक्सीजन का, चलो ये तो रिएक्शन ने कंज्यूम किया होगा, प्लस ये जो 50 है ना, इस 50 में से भी जो है वो उसने सिर्फ 20 यूज़ किया होगा, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन कम थे। सो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी हमारे पास ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है ना ये बच जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 153 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3। अब देखो, इस पूरे कंपाउंड में जो है वो 2 नाइट्रोजन हैं, अगर हम इनको सेपरेट करें तो हमारे पास ये क्या क्या बन जाएगा, पहले मैं इसको अरेज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास NH4 है और दूसरा NO3 है। तो अब इसमें से हम लोग इजीली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं ना। और ये चीज़ तो सबको पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है और ऑक्सीजन की कितनी है -2। अच्छा, जब हम लोग इनको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आएगा।
ठीक है, तो हम लोग इसको अब लिख सकते हैं, n की हम लोगों ने फाइंड करनी है, n की जगह हम लोग x लिख लेंगे, x प्लस 4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना और कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू -2 इज़ इक्वल टू -1। तो जस्ट सिंपल आप लोग इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लो, हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 1, ये 4 उधर जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4, ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा x -6 इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 6, x इज़ इक्वल टू प्लस 5। So that is why option A is correct. Next 154, which equation relates to the first ionization energy of bromine? अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेसिकली इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये जो इक्वेशन बी है ये फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट 155, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फाइंड करना है। अब अगर आप लोग यहाँ पे इस ई एन को देखो, ये ई एन जो है वो इट इज़ अ बाइडेंटेट आयन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 और यहाँ पर 2 क्लोरीन्स के भी हैं, सो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट 156, एन ओलेफिन एक्स ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स दिस एंड दिस। हम लोगों ने क्या करना है कि एक्स का जो है वो आयुपेक नेम बताना है। ये जो एक्स है ना ये कोई ओलिफिन है, ओलिफिन हम लोग किसी अल्कीन को कहते हैं, तो हम लोगों ने उस अल्कीन को ढूंढना है कि अगर जब हम लोग उसकी ओजोनोलिसिस करवाएं, मतलब हम लोग उसे O3 के साथ रिएक्ट करवाएं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास मिथाइल इथाइल कीटोन बने और साथ में एसीटोन भी बने। तो जब भी हम लोग 2,2,3 डाईमिथाइल 2 पेंटीन की ओजोनोलिसिस करते हैं, मतलब जब हम इसको जो है वो O3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास मिथाइल इथाइल कीटोन बनता है और साथ में एसीटोन भी बनता है। So option B is correct. Next 157. Two wires A and B are made of the same materials. The wire A has length L and diameter R, while the wire B has length 2L and diameter R/2. मतलब वायर B की लेंथ को उसने डबल कर दिया है लेकिन डायमीटर को उसने हाफ किया है। कहते हैं इफ़ द टू वायर्स आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स देन द एलोंगेशन इन A डिवाइडेड बाय एलोंगेशन इन B इज़। अच्छा, एलोंगेशन हम लोग बेसिकली ये चेंज इन लेंथ को कहते हैं, ठीक है। अब पहले आप लोग स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक को उसने ए का नाम दिया, दूसरे को उसने बी का नाम दिया है। वायर ए की लेंथ जो है वो एल है और वायर बी की जो है वो 2L है, मतलब वायर बी की लेंथ जो है वो डबल है वायर ए से। और अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो वायर ए का डायमीटर जो है वो R है और वायर बी का डायमीटर जो है वो R/2 है, मतलब वायर बी का डायमीटर जो है वो हाफ है एज़ कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ वायर ए। हम लोगों ने जो है वो इन दोनों की एलोंगेशन बतानी है, तो एलोंगेशन को हम लोग डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एल इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ FL डिवाइडेड बाय एरिया और साथ में यंग मॉडुलस। अब देखो हमारे पास यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स उसने सेम फोर्स लगाई है। लेंथ हमारे पास गिवन है कि वायर ए की लेंथ L है और वायर बी की 2L है, जबकि हमारे पास यहाँ पे एरिया का कोई जिक्र नहीं है। तो पहले हम लोग इस एरिया का कुछ करेंगे, तो एरिया हमारे पास इक्वल होता है πr² के, तो हम लोग दोनों वायर्स के लिए जो है वो एरिया जो है वो फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब इस रिलेशन में एक और मसला है, हमें रेडियस भी नहीं गिवन लेकिन डायमीटर तो गिवन है ना, तो हम लोग इस r को लिख सकते हैं d/2। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन एरिया इज़ इक्वल टू पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसी एरिया को वायर ए के लिए लिखूँ तो हमारे पास ये एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ वायर ए इज़ इक्वल टू पाई इंटू वायर ए का डायमीटर जो है वो R है, इसको मैं लिख सकता हूँ R/2 का स्क्वायर। ये बन जाएगी हमारे पास πr² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब मैं वायर बी का देख लेता हूँ। एरिया ऑफ वायर बी इज़ इक्वल टू, देखो वायर बी का डायमीटर कितना है R/2, इसको मैं लिख सकता हूँ R/2 डिवाइडेड बाय ये वाला 2, किधर गया ये वाला 2, इस सब का होल स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी R² डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 4। ये वाला 4 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इसे मैं कहाँ पर इधर ही लिख लेता हूँ, R² πr², सॉरी ये पाई भी है यहाँ पे,
पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। अब ये जो इलोंगेशन वाला फार्मूला ना, इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। आप लोगों ने इन दोनों एरियाज़ को 1 बाय 1 इस फार्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो इलोंगेशन इन वायर ए हमारे पास बन जाएगी डेल्टा एल ए इज़ इक्वल टू, फोर्स तो दोनों वायर पे सेम लग रही है और वायर ए की लेंथ हमारे पास एल के इक्वल है, ये आप लोगों को पता होगा, एफ एल डिवाइडेड बाय एरिया जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। तो उसकी जगह हम लोग लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू ये वाला यंग मॉडुलस। इसी तरह आप लोग वायर बी की भी एलोंगेशन लिख लो, डेल्टा एल बी इज़ इक्वल टू, अब फोर्स तो दोनों वायर्स पे सेम थी लेकिन वायर बी का जो लेंथ थी वो 2L थी, तो इसको मैं 2L लिखूँगा, एफ इंटू 2L डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू यंग मॉडुलस। तो इनको आप लोग आपस में डिवाइड कर लो, जो चीज़ें कट होती हैं कट कर लो, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 158, अ वायर कैन सस्टेन द वेट ऑफ 20 किलोग्राम बिफोर ब्रेकिंग। कहता है कि इफ़ द वायर इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट कैन सस्टेन अ वेट ऑफ। देखो हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, तो वायर को 2 पार्ट में कट करने से उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो उस वायर का ईच पार्ट होगा ना, वो दोनों पार्ट जो है वो 20 किलोग्राम्स ऑफ वेट जो है वो सस्टेन कर सकेंगे, क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा उनको कट करने से। नेक्स्ट 159, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास रेडियो वेव्स, एक्स वेव्स, इसके अलावा लाइट वेव्स, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स जो है वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अगर फर्दर मैं इनको स्पेसिफाई करूँ तो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next 160, a shell of mass m moving with the velocity v suddenly break into two pieces. The part having mass m/4 remains stationary. The velocity of the other shell will be. आप लोगों ने स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है कि एक शेल था, उसका इनिशियल मास हमारे पास जो है वो m था फॉर एग्जांपल, और उस शेल की जो वेलोसिटी थी वो v थी। उसके बाद उस शेल को जो है वो 2 पीसेस में ब्रेक कर दिया गया। ब्रेक करने के बाद एक पीस का मास जो है वो m/4 हो गया और ये स्टेशनरी पीस था। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस स्टेशनरी पीस के अलावा जो दूसरा पीस था, हम लोगों ने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है कि वो किस वेलोसिटी से जो है वो मूव हुआ, क्योंकि ये तो स्टेशनरी रह गया ना m/4। तो पहले तो हमें उसके लिए मास पता हो, जो दूसरा पीस था तो उसका मास पता होगा तो हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकेंगे। तो मास फाइंड करने के लिए देखो, अगर हमारे पास इसका एक पीस का मास जो है वो m/4 था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m-m/4, ये वाला m, क्योंकि पहले m था ना, m/4 अलहदा हो गया। तो इस m में से m/4 को मैं अलहदा करूँगा तो रिमेनिंग जो पीस बचेगा उसका मास आ जाएगा। अब इसका आप लोग LCM ले लो, LCM लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3m डिवाइडेड बाय 4। अब जो दूसरा पीस था उसका मास हमारे पास आ गया। अब हम लोग इजीली वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ mv इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब अगर मैं इसको m1 कंसिडर करूँ और इसको m2 कंसिडर करूँ तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ ना, तो इक्वेशन बन जाएगी m1 की जगह मैं लिख सकता हूँ m/4। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये स्टेशनरी हो गया है, ये रेस्ट पे चला गया है, मल्टीप्लाई 0 प्लस m2 कितना है 3m/4 और v2 एज इट इज़ आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये m/4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारे पास 0 बच जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, mv इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये हमारे पास 3m डिवाइडेड बाई 4 और ये वाला v2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर आप लोग इस m को इस m के साथ कैंसिल कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी v इज़ इक्वल टू 3/4 v2। हम लोगों ने इस v2 को फाइंड करना है, तो हम लोग इसको सेपरेट छोड़ देंगे। यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4v, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। 4v डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू v2।
विच इज़ योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 161 प्लेटीहेल्मिन्थेस आर। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 162 द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रेश वाटर मसल। तो फ्रेश वाटर मसल का साइंटिफिक नेम जो है वो एनोडोंटा ग्रैंडिस होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 163 पोटामोजिटोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो है वो हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल है क्योंकि ये प्लांट जो है वो वाटर में जो है वो ग्रो करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 164 डैश स्टिमुलेट्स द फ्रूट राइपनिंग। तो इथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 165 अ कंडीशन इन विच एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो ऐसी कंडीशन जिसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो उसे हम लोग पोलीयूरिया कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ पोलीडिप्सिया एंड व्हाट इज़ पोलीफैगिया। तो एक्सेसिव थर्स्ट को पोलीडिप्सिया कहते हैं और एक्सेसिव हंगर को पोलीफैगिया कहते हैं। और ये पता नहीं इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी मैंने अभी तक बायो में नहीं देखी। नेक्स्ट 166 द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूसेस। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 167 HIV डिस्ट्रॉयज अ टाइप ऑफ द डिफेंस सेल्स इन द बॉडी कॉल्ड एज डैश हेल्पर लिम्फोसाइट। तो HIV बेसिकली CD4 सेल्स को जो है वो टारगेट करता है और इनको किल करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 168 एसिटोबुलेरिया ग्रैनुलेटा हैज़ डैश शेप। अच्छा ये कोई ग्रीन एल्जी है, ठीक है, और इसकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 169 ही कन्फाइंड इन मी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 170 ही सेड यू नीड नॉट वेट। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एज यूजुअल इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों ने खुद देखने हैं। नेक्स्ट 171 विच वन इज़ मोर सोलेबल इन वाटर। तो अगर हम लोग अमाइंस की सोलेबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी अमाइंस जो हैं ये ज़्यादा सोलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अमाइंस, और सेकेंडरी अमाइंस जो हैं ये ज़्यादा सोलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अमाइंस। या टर्शरी अमाइंस हैं ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइमरी अमाइंस के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, सेकेंडरी अमाइंस के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और टर्शरी अमाइंस के पास किसी भी किस्म का हाइड्रोजन नहीं होता कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बना सके। अब गिवन ऑप्शन में हमारे पास प्राइमरी अमाइन जो है वो गिवन नहीं है, सो हम लोग सेकेंडरी अमाइन को जो है वो टिक करेंगे। नेक्स्ट 172 द नंबर ऑफ पीक्स गिवन बाय इथेन थायोल इन NMR स्पेक्ट्रम। अगर हम लोग NMR स्पेक्ट्रम में इथेन थायोल को देखें तो ये 3 पीक्स बनाता है। अब ये 3 पीक्स कैसे बनती हैं? तो इस इथेन थायोल को मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 और ये थायोल है तो SH। अब एक पीक जो है ये CH3 बनाएगा, एक पीक ये CH2 बनाएगा और एक पीक जो है ये SH बनाएगा। तो टोटल कितनी पीक्स हो गई? 3 पीक्स। नेक्स्ट उसने हमें अमाइन दिया हुआ है, कहता है कि अमाइन गिव्स विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो अमाइन जो है ये मेटामरिज्म शो करते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जो है वो अटैच होते हैं, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट 174 द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैस हैविंग हाई वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। देखो जब किसी भी गैस की कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो हम लोग उस गैस को ईजिली लिक्विफाई भी कर सकते हैं। जिस गैस की कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा होगा और वो गैस वाटर में हाईली सोलेबल भी होगी। सो ऑप्शन सी जो है वो इट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द गैस हैविंग हाई वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटरेक्शन। नेक्स्ट 175 विच वन कैन फॉर्म मोर एसिडिक ऑक्साइड्स। तो मैंगनीज के ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 176 हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स द जनरल फार्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन्स। देखो जब भी हम लोग अल्काइंस की हाइड्रेशन करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। तो उन अल्काइंस का जनरल फार्मूला पूछा हुआ है, तो अल्काइंस का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n-2। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next 177 two blocks A and B having masses 3 kg and 4 kg are raised to the same height from the earth's surface. The ratio of the gravitational potential of A to that of B. तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये मैसेज पे जो है वो डिपेंड नहीं करता, सो दैट्स वाई इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो 1:1 ही होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 178 हीट एंड वर्क आर इक्वलेंट दिस मीन्स। देखो हीट और वर्क को हम लोग इक्वलेंट कंसिडर करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो उस लिहाज से उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 179 द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर द पार्टिकुलर मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। देखो इस फिगर में हमारे पास ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये अपनी वेलोसिटी को जो है वो लीनियरली जो है वो चेंज कर रहा है, और ये लीनियरली चेंज हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव वैल्यू, सजेस्टिंग द इक्वल एरियाज अबव एंड बिलो द लाइन एक्सेस, ठीक है, सॉरी टाइम एक्सेस, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 180 मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। तो अगर आप लोग ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर वो स्ट्रिंग की एनर्जी की बात कर रहा है। तो स्ट्रिंग के किसी भी स्मॉल पार्ट की जो एनर्जी होती है वो स्टैंडिंग वेव्स में कांस्टेंट होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 181 द सेफ्रानिन स्ट्रेन इज़ सूटेबल फॉर। तो सेफ्रानिन स्ट्रेन को हम लोग लिग्निन के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 182 इन द ह्यूमन स्कल द अनपेयर्ड बोन्स आर। तो ह्यूमंस में हमारे पास कुछ पेयर्ड बोन्स होती हैं, कुछ अनपेयर्ड होती हैं। तो अनपेयर्ड में हमारे पास चाहे वो फ्रंटल, ऑसिपिटल, एथमाइड और स्फेनाइड होती है, और इसके अलावा पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स हैं वो पेयर्ड बोन्स होती हैं। ठीक है, आप लोगों के पास एक टेबल होगा ये स्केलेटन वाले चैप्टर में, तो उस टेबल को यार लाजमी याद करना है कि किस रीजन में कितनी कितनी बोन्स होती हैं, वहाँ से एमसीक्यू लाजमी आता है एक। समटाइम्स वो आपसे पूछता है कि रिस्ट में कितनी बोन्स होती हैं, स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, ईयर में कितनी बोन्स होती हैं, तो ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 183 फंक्शनली डैश पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी इन नेचर एंड डैश पेयर्स आर मिक्सड इन नेचर। तो क्रेनियल नर्व्स के हमारे पास टोटल 12 पेयर्स होते हैं, उनमें से 3 पेयर्स जो है वो सेंसरी होते हैं, 5 पेयर्स जो है वो मोटर होते हैं, और 4 पेयर्स जो है वो मिक्सड होते हैं, मतलब वो सेंसरी भी होते हैं और वो मोटर भी होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 184 डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रेफर्स टू। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए के सैंपल्स की एनालिसिस करते हैं, मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 185 ओलिक एसिड इज अ फैटी एसिड विद 18 कार्बन एटम्स। कहते हैं कि इट ब्रेक डाउन्स इनटू 9 एसिटाइल ग्रुप्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दीज 9 एसिटाइल ग्रुप्स वुड जनरेट डैश एटीपी मालिक्यूल्स। अच्छा, एक एसिटाइल ग्रुप जो है वो तकरीबन 12 एटीपी मालिक्यूल्स जो है वो जनरेट करता है। तो 9 कितने करेंगे, 9 × 12 कितना होगा, 108। नेक्स्ट 186 हॉर्स टेल्स आर इंक्लूडेड इन क्लास। तो हॉर्स टेल्स जो है वो ये क्लास सिफनोप्सिडा से जो है वो बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 187 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज़ द ओनली मूवेबल पोर्शन ऑफ द स्कल। तो स्कल की सारी बोन्स जो है वो इमोबाइल होती हैं, मतलब वो मूवमेंट नहीं करती एक्सेप्ट मैंडिबल, क्योंकि ये बोन चूइंग एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर रही होती है। नेक्स्ट 188 प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 189 इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू एक्सेल एट आवर ओन सक्सेस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 190 बी पेशेंट प्लीज़। तो इसको अगर हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू बी पेशेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next 191 consider the reversibility in the free radical substitution reaction alkane then Kc value is smallest for। तो अगर हम लोग चाहे वो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन करवाएं अल्केन की तो Kc वैल्यू जो है वो टर्मिनेशन स्टेप के लिए जो है वो स्मॉलेस्ट होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 192 एसिटाइलिन डायामाइन डायएसीटेट। तो ये हमारे पास टेट्राडेंटेट है, मतलब इसमें एक जो सेंट्रल एटम होता है ना वो आगे से 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बाउंड होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 193 epoxide obtained from the isobutylene is further hydrolyzed in the presence of acid, the final product is। हम लोग आइसोब्यूटाइलिन से जो है वो एपोक्साइड प्रिपेयर करते हैं या ऑब्टेन करते हैं एक रिएक्शन के थ्रू, जिसको हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एपोक्साइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है 2-मिथाइल 1,2,2 प्रोपेनडायोल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next MCQ number 194 in the direction of nitrogen in an organic compound the appearance of the Persian blue coloration is due to the formation of। तो जब भी हमारे पास आयरन का ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सोल्यूशन का कलर जो है वो पर्शियन ब्लू हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 195 द बॉन्ड एंगल इन H2S इज लेस देन H2O दिस इज़ ड्यू टू। देखो ऑक्सीजन का हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, जिसकी वजह से वाटर का बॉन्ड एंगल जो है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू H2S। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि H2S का बॉन्ड एंगल जो है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 196 द एक्सोक्रोम नॉट कंसर्न विद द मेटनल येलो डाई। तो व्हाट इज़
एक्सोक्रोम। तो ये जो एक्सोक्रोम है बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द एटम्स जो कि अटैच होते हैं क्रोमोफोर के साथ और ये मॉडिफाई करते हैं द एबिलिटी ऑफ द क्रोमोफोर टू एब्जॉर्ब लाइट। अब ये जो मैटर्नल येलो डाई है इसमें हमारे पास एक तो सल्फोनेट ग्रुप होता है, दूसरा इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन इसमें अमाइनो ग्रुप नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 197 कहते हैं कि सिस्टम कैन बी टेकन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट P1 V1 टू द फाइनल स्टेट P2 V2 बाय टू डिफरेंट मेथड्स। देखो कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है जो कि इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आता है, लेकिन वो दो डिफरेंट मेथड से जो है वो आ रहा है। फिर वो कहता है कि लेट डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सेम इन बोथ ऑफ द मेथड्स। देखो ये चीज़ तो क्लियर कट इस स्टेटमेंट में मेंशन है कि हमारे पास डेल्टा क्यू जो है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्क डेल्टा डब्ल्यू जो है वो ये वर्क डन बाय द सिस्टम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये जो डेल्टा यू है ना ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को शो कर, और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना ये एक स्टेट फंक्शन है जो कि दोनों प्रोसेसेस के लिए सेम होगा। तो आप लोग इस इक्वेशन को जो है वो इसके लिए लिख लो, तो हमारे पास ये बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन देखो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिख लेंगे, विच इज़ योर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट 198 कहता है कि एट वट एंगल टू फोर्सेज 2F एंड अंडर रूट 2F मस्ट एक्ट सो दैट देयर रिजल्टेंट इज F अंडर द रूट ऑफ 10। अब आप लोग यहाँ पे तीन चीज़ें देख लो कि हमारे पास F1 जो है वो 2F के इक्वल है, F2 जो है वो अंडर द रूट ऑफ 2F के इक्वल है और उनका रिजल्टेंट जो है वो F अंडर द रूट 10 के इक्वल है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये रिलेशन तो पढ़ा होगा ना कि R इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 काज ऑफ थीटा, और इस सारे का अंडर रूट है। अब आप लोग जस्ट सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करो। रिजल्टेंट हमारे पास कितना था, F अंडर द रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू F1 कितना था हमारे पास 2F का स्क्वायर, F2 था हमारे पास कितना था 2F अंडर द रूट ऑफ 2F था, तो अंडर द रूट ऑफ 2F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2F इंटू अंडर रूट 2F काज ऑफ थीटा और इस सब का होल अंडर रूट। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसी तरह से आ जाएगा F अंडर द रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू ये 4F स्क्वायर प्लस ये जो स्क्वायर है ना इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 2F एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2 इंटू ये अगर मैं इस सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँ तो हमारे पास ये बन जाता है 4 अंडर रूट 2F का स्क्वायर और काज ऑफ थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में इन सब का अंडर रूट भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने एक मिस्टेक की है कि जो ये वाला अंडर रूट है ना ये सिर्फ इस 2 के ऊपर है, तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास ये F के ऊपर स्क्वायर उसका आएगा तो ये 2F स्क्वायर होगा, तो 4F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर हमारे पास ये 6F स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 2F स्क्वायर। अब हम लोग इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 10F स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ भी हम लोग स्क्वायर लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये 10F स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, इस F पे तो कोई स्क्वायर रूट नहीं था तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू ये एज इट इज़ आ जाएंगे 6F स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2F स्क्वायर। अच्छा ये कास थीटा आप लोगों ने एज इट इज़ साथ लिखना है, ठीक है, ये भी कास ऑफ थीटा यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखो ये 6F स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10F का स्क्वायर माइनस 6F का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट ऑफ 2F स्क्वायर कास ऑफ थीटा। अब देखो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 4F का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2F स्क्वायर कास ऑफ थीटा। आप इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर दो और इस F स्क्वायर को इस F स्क्वायर से कैंसिल कर दो, पीछे हमारे पास बच जाएगा 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 काज ऑफ थीटा।
अब cos ऑफ थीटा को आप लोग सेपरेट कर लो, यहाँ पे √2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√2। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/√2। अब देखो थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और 45 डिग्री को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रेडियंस में तो इसको मैं π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2π रेडियंस जो है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो आप लोग 45 डिग्री के लिए फाइंड कर लो ना, तो वो हमारे पास π/4 बनता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next 199. When 20 joule of the work was done on a gas, 40 joule of the heat energy was released. If the initial internal energy of the gas was 70 joule, what is the final internal energy? तो हम लोगों ने मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI। हम लोगों ने UF फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग रिलेशन निकाल देंगे। हमारे पास ये बन जाएगा UF इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस UI, सॉरी मैं V लिख लिया, ये UI है, ठीक है, UI। अब देखो हमारे पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी तो गिवन है विच इज़ 70 जूल, लेकिन हमारे पास डेल्टा U नहीं गिवन, तो पहले हम लोग इस डेल्टा U को फाइंड करेंगे। तो डेल्टा U को फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग कहते हैं कि डेल्टा U इज़ इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। अब देखो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा Q भी गिवन है और डेल्टा W भी गिवन है, तो इसको हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। डेल्टा U इज़ इक्वल टू डेल्टा Q कितना है -40, क्योंकि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो और इसके अलावा माइनस ये वाला, और एनर्जी रिलीज़ हो रही है और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इसको मैं माइनस इंटू -20 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा -40 + 20 इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U इज़ इक्वल टू -20। जैसे सिंपल मैं वैल्यूज पुट कर लूँगा। फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू किधर है, डेल्टा U -20 माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं ये प्लस है, क्योंकि ये UI उस तरफ के है ना, यहाँ पे ये माइनस हो रहा था, उधर जाकर प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस इंटू -20। यार टेंशन से मुझे समझ नहीं आ रही, अभी तकरीबन 10:40 हो गया और मैंने आप लोगों को ग्रुप में मैसेज किया कि मैं 11 तक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उस टेंशन में समझ नहीं आ रही, मैंने वैल्यूज़ गलत पुट कर दी हैं, इनको आप लोग अरेज करो। देखो डेल्टा U की वैल्यू हमारे पास -20 है, इसको मैं -20 पुट करूँगा, प्लस इनिशियल कितनी है इंटरनल एनर्जी 70, तो ये हमारे पास बन जाएगा फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 200। टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द समिट पॉइंट। तो समिट पॉइंट तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, समिट पॉइंट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, T इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4h डिवाइडेड बाय G, विच इज़ योर ऑप्शन C। तो ये था आप लोगों के पास MDCAT और ETA 2019। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।